Students, in our last lecture we have started part 2 secretarial practice lesson number 1 issue of shares. In the last lecture we have done introduction, the procedure for share application. Today we have discussed the procedure for share allotment and legal restriction and provisions on share allotment. In the last lecture we have discussed procedure of share application. उसमें 4 पार्ट है. फर्स्ट वन इज ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, सेकेंड इज रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन, थर्ड इज क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर application, and fourth and last is share allotment and statement of share allotment. ये प्रोसीड्यूर थी शेयर एप्लीकेशन की. टुडे वी हैव डिस्कस्ड प्रोसीड्यूर ऑफ शेयर allotment. First we discussed what is meaning of share allotment. Allocation of shares issued among applications received from general public against shares offered for subscription and crediting the shares allotted to demat account of the respective applicant is called share allotment. Share allotment means what? Application of shares issued among applications received from general public against share offered for subscription and crediting the shares allotted to demat account of respective applicant is called share allotment. Share allotment हम किसे कहेंगे? तो जो लोगों ने शेयर एप्लीकेशन की थी, यानी कि शेयर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था, वो एप्लीकेंट को जो भी शेयर अलॉट हुए हैं वो उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. जो भी रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट है उनके डीमेट अकाउंट में जो भी शेयर अलॉट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शेयर अलॉटमेंट. Shares offered for subscription and crediting the share allotted to demat account of respective applicant is called share allotment. जो भी शेयर इश्यू हुए थे उसके सामने जो एप्लीकेंट था उसने जितने शेयर की एप्लीकेशन दी थी उसमें से उसे कितने शेयर अलॉट हुए हैं, ये जो पूरी प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? शेयर अलॉटमेंट. Now we discussed procedure of share allotment. शेयर अलॉट कैसे होते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप हम लर्न करेंगे. जैसे हमने शेयर एप्लीकेशन में देखा था 4 प्रोसीड्यूर थी, इसमें भी स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कैसे शेयर अलॉट होते हैं. द प्रोसीड्यूर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन बी क्लासिफाइड into following stages. First one is receiving the share application and blocking the application amount in the bank account of the applicant by recognized bank branches for ASBA procedure and submitting the application to syndicate members appointed by the company for the public issue. जो भी शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट हमें रिसीव हुई है वो क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है. जब तक अलॉटमेंट नहीं होता तब तक. तो वो जो ब्लॉक हुई अमाउंट है उस सिंडिकेट मेंबर्स है, कंपनी ने जो जिसे अपॉइंट किया है शेयर पब्लिक इश्यू के लिए, वो उस अमाउंट को ब्लॉक कर देते हैं और जब अलॉट है तभी वो अमाउंट कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट होती है. सेकेंड वन इज अपलोडिंग डिटेल्स ऑफ शेयर एप्लीकेंट्स रिसीव्ड लाइक नेम ऑफ एप्लीकेंट, क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय फॉर, बीड अमाउंट और कट ऑफ प्राइस, application number, depository participant ID, demat account number, amount paid, etc. by syndicate member on
इलेक्ट्रॉनिक बीडिंग सिस्टम ऑफ अ रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। आज जो भी शेयर परचेज या सेल होते हैं वो कहाँ से होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। अभी हमको कोई शेयर सर्टिफिकेट या ये सब लेने की या देने की कंपनी को ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट ऑनलाइन ही शेयर का परचेस यानी कि जो भी डीलिंग होती है शेयर्स में स्टॉक मार्केट में वो सब ऑनलाइन ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही होती है। Third one is details of applications received are sent by the syndicate members to the registrar to the issue and recognize stock exchange। जो भी एप्लीकेंट से हमें एप्लीकेशंस मिली है उसी जो सिंडिकेट मेंबर होगा वो कहाँ पे इन्फॉर्म करेगा? जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे। फोर्थ वन इज application received are classified into different categories of investors। बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जिसमें से 10% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा रिजर्व रखा जाता है। तो क्या विच टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स? तो रिटेल इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बाय द रजिस्ट्रार टू द इश्यू and a statement containing all details is prepared। जो भी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसमें से उसे क्लासिफाइड किया जाता है कि कितने रिटेल इन्वेस्टर्स है, कितने हाई न्यू वर्थ इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितने हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ कितने हैं, ये सब चीज़ देखी जाती है। एंड फिफ्थ वन इज़ अ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट among applicants from various categories of investors is decided jointly by the registrar to the issue, lead manager, syndicate member, company secretary and board of directors। जो भी अलॉटमेंट की प्रोसेस है, जो भी एप्लीकेशंस मिली है, जो एप्लीकेंट है वो कौन सी कैटेगरी के है उसको क्लासीफाइड कौन करता है? तो जो रजिस्ट्रार है वो या फिर लीड मैनेजर होगा, वो सिंडिकेट मेंबर, कंपनी सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सिक्स्थ इज अ शेयर आर अलॉटेड टू वेरियस एप्लीकेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिसाइज फॉर्मूला ऑफ द अलॉटमेंट। जो भी शेयर अलॉट होते हैं वो एक यानी प्री डिसाइडेड फॉर्मूला होती है उसके अंदर ही अलॉट होते हैं, उसके हिसाब से ही उसे अलॉट किया जाता है। सेवंथ इज अ स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द रजिस्ट्रार टू द इश्यू एंड सेंड टू द रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, डिपोजिटरी एंड सेबी। पूरा जो स्टेटमेंट पहले हमने एप्लीकेशन रिसीव की उससे इन्वेस्टर्स में क्लासिफाई किया, किसको कितने शेयर्स दिए हैं, वो पूरी लिस्ट बना दी। मीन्स कि स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड होने के बाद इसे कहाँ दिया जाता है? तो रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, डिपोजिटरी और सेबी में इसे हमें सबमिट करवाना होता है जो कंपनी होती है उसे। 8 इज shares are credited to demat account of applicants by depository and applicants are informed regarding shares allotted or not through SMS and email by depository and recognized stock exchange। अब कंपनी को तो पता है उन्होंने किसको शेयर अलॉट किया, लेकिन जिसने एप्लीकेशन दी है उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे अलॉट शेयर हुए हैं या नहीं? तो उन्हें किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है? SMS और ईमेल के थ्रू। Thereafter, lead manager takes further action to list the shares on recognized stock exchange। और उसके बाद की जो भी प्रोसीजर होती है वो लीड मैनेजर उसे कैरी करते हैं। पूरी जो प्रोसीड्यूर है, प्रोसीड्यूर ऑफ शेयर अलॉटमेंट 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ रिसीविंग द शेयर एप्लीकेशन एंड ब्लॉकिंग द एप्लीकेशन अमाउंट। जो भी एप्लीकेशन है वो रिसीव होती है उसकी जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है? जब तक शेयर अलॉट नहीं होते तब तक वो ब्लॉक हो जाती है। फिर डिटेल्स होती है जो एप्लीकेंट की वो अपलोड करनी होती है, लाइक नेम ऑफ एप्लीकेंट, क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, उसने कितने शेयर के लिए अप्लाइड किया है,
bid amount or cutoff price, application number, depository participant ID, demat account number, amount paid, ये सारी डिटेल्स अपलोड करनी होती है। और ये अपलोड कौन करता है? जो सिंडिकेट मेंबर्स है कंपनी की, वो ये सारी डिटेल्स को अपलोड करते हैं। थर्ड स्टेप क्या है? डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड आर सेंड बाय सिंडिकेट मेंबर्स टू द रजिस्टर टू द इश्यू एंड रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। जो भी एप्लीकेशन हमने रिसीव्ड की है वो सिंडिकेट मेंबर किसे पहुंच जाते हैं? तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे। फोर्थ इज एप्लीकेशन रिसीव्ड एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि जो भी एप्लीकेशन हमने रिसीव की उसका क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। किस में क्या देखते हैं? लाइक रिटेल इन्वेस्टर्स है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, एम्प्लॉयज़ कंपनी के हैं, कौन है ये इन्वेस्टर्स, उसमें क्लासिफाइड होता है। फिफ्थ वन इज़ जो लीड मेंबर्स, सिंडिकेट मेंबर्स, कंपनी सेक्रेटरी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि डिसाइड करते हैं कि किसको कितने शेयर हमें अलॉट करने हैं। फिर शेयर अलॉटमेंट हो जाने के बाद, यानी शेयर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मूला से ही अलॉट होते हैं। एंड नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, पूरा जो स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट है उसे तैयार किया जाता है और वो रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और सेबी में भी सबमिट करवाना पड़ता है। एंड लास्ट इज एप्लीकेंट को हम SMS या ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं कि आपको कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो ये पूरी प्रोसीड्यूर हुई शेयर अलॉटमेंट की। हमने मीनिंग देखा, प्रोसीड्यूर ऑफ शेयर अलॉटमेंट देखा। एंड नेक्स्ट इज लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजंस ऑन शेयर अलॉटमेंट। जब भी हम शेयर अलॉटमेंट करते हैं तब कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, कुछ प्रोविजंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। अगर हमने उसे फॉलो नहीं किया तो वो शेयर के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किया तो वो एक फ्रॉड, इनलीगल प्रोसेस मानी जाती है। तो क्या लीगल रिस्ट्रिक्शंस और प्रोविज़न है शेयर अलॉटमेंट की? लेट्स बी डिस्कस्ड। Certain restrictions are imposed on allotment of shares under the Companies Act 2013 and guidelines issued by SEBI. Some of them are as under. SEBI और जो Companies Act 2013 है उसकी सारी गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी पड़ती है। फर्स्ट इज़ a company cannot issue शेयर्स एट अ डिस्काउंट इन अ पब्लिक इश्यू। जो फर्स्ट टाइम हम इश्यू करते हैं तब हम शेयर डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते नहीं है। जो फर्स्ट एप्लीकेशन अमाउंट है या अलॉटमेंट अमाउंट है वो डिस्काउंट में काउंट नहीं होगी, यानी कि वो शेयर डिस्काउंट में हम पब्लिक में इश्यू नहीं कर सकते। सेकेंड इज़ a minimum of 10% of shares issued will be reserved for retail investors in a public issue. ये हमने पहले भी टॉपिक डिस्कस किया है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसके लिए 10% शेयर क्या होते हैं? रिजर्व होते हैं और कोई इसे परचेज कर पाते नहीं है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे उन्हें ही ये 10% शेयर्स मिलेंगे। थर्ड इज़ all type of investors have to make application through a ASBA process only. जो भी इन्वेस्टर्स है उनको कौन सी एप्लीकेशंस फॉलो करनी पड़ेगी, कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी? तो ASBA की जो प्रोसेस है उसे फॉलो करना पड़ेगा। फोर्थ इज entire process of public issue including opening of subscription, accepting application, allotment of shares and listing of shares on recognized stock exchange is to be completed within a 10 days. ये सारी एप्लीकेशन प्रोसेस है, अलॉटमेंट प्रोसेस है, सब्सक्रिप्शन प्रोसेस है, ये कितने दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए? विद इन अ 10 डेज। 10 डेज का ही हमारे पास टाइम होता है एप्लीकेशन को रिसीव करने का और शेयर अलॉट करने का। Thereafter, trading of a shares allotted will commence on a recognized stock exchange. Fifth is a demat account is compulsory for applying for shares and the share will be credited into demat account of the applicant only. जो भी शेयर के लिए अप्लाई करता है, सेल या परचेज करते हैं, उन्हें डीमेट अकाउंट ओपन करवाना कंपलसरी है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है
तो आप शेयर के लिए अप्लाई कर सकते नहीं हैं। और जो भी अलॉटमेंट होगा वो किस में क्रेडिट होगा? डीमेट अकाउंट में ही। सिक्स्थ इज at least 90% of the share issue which are not underwritten must be subscribed। जो underwritten है, underwriters है, वो 90% शेयर उनके थ्रू इश्यू होने चाहिए नहीं। द कंपनी कैन नॉट इश्यूज शेयर इफ applications received are less than 90% of a share इश्यूड। यानी कि जब भी शेयर इश्यू करते हैं तो 90% एप्लीकेशंस आनी चाहिए, तभी शेयर इश्यू कर सकते हैं। सेवन्थ इज कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इश्यू शेयर थ्रू अ बुक बिल्डिंग प्रोसेस इफ सर्टेन क्राइटेरिया laid down by SEBI are fulfilled by the company। जो भी ये शेयर इश्यू है करती है कंपनी, उसे बुक बिल्डिंग की प्रोसेस से भी वो क्या बोलते हैं कर सकती है। 8 is if shares are issued at fixed price decided in advance, the company must get the prospectus sanctioned by SEBI। ये हमने देखा था कि जब तक सेबी प्रोस्पेक्टस को सैंक्शन नहीं करते तब तक शेयर इश्यू नहीं होते, और उसमें पहले से ही शेयर की प्राइस डिसाइडेड होती है, वो एक फिक्स्ड अमाउंट होती है। SEBI and if shares are issued through a book building process, the company must get the red herring prospectus sanctioned by SEBI। अगर आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जो हमें सेबी सैंक्शन करते हैं उसके थ्रू ही हमें शेयर इश्यू करने हैं। 9th is a minimum of 5% of the face value of a share on the amount decided by SEBI must be called up as a share application money। जब भी हम शेयर एप्लीकेशन मनी को मंगवाते हैं पब्लिक से, एप्लीकेंट से, तो मिनिमम वो 5% होनी चाहिए। जैसे कि 10,000 की शेयर हमने इश्यू किए हैं तो उसकी 5% मनी हमें शेयर एप्लीकेशन के टाइम ही मंगवा के रखनी होती है। 10 number is the company must enter into an agreement with the recognized stock exchange for the listing of a share। सबसे पहले कंपनी को क्या करवाना पड़ेगा? अपने शेयर की लिस्टिंग करवानी पड़ेगी। कहाँ से? तो recognized स्टॉक एक्सचेंज के पास से। 11th is the company must enter into an agreement with respective depository company to credit the share allotted। जो भी डिपोजिटरी कंपनी है वो शेयर अलॉटमेंट के टाइम जो मनी है उसे क्या करती है? क्रेडिट करती है। 12th इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड इट्स इफेक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द प्रोस्पेक्टस। जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है उसकी अमाउंट है वो किस में डिस्क्लोज होनी चाहिए? प्रोस्पेक्टस में मेंशन होनी चाहिए। 13 नंबर इज द कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम नेटवर्थ एज अ प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी फॉर मेकिंग अ पब्लिक इश्यू। सेबी ने जो नेटवर्थ डिसाइड की है कंपनी की बैकग्राउंड को चेक करने के बाद, प्रोस्पेक्टस को देखने के बाद, उतने ही नेटवर्थ के लिए हम शेयर इश्यू कर सकते हैं। 14 number is if promoters have also purchased share in a public issue, they cannot sell such shares for a certain of period as prescribed by SEBI। अगर जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने शेयर परचेज की है तो कुछ प्रिस्क्राइब्ड टाइम के लिए उसे वो शेयर नहीं सेल करना चाहते हैं तो भी कर सकते नहीं हैं। द पीरियड इज़ नोन एज द लॉक इन पीरियड। ये जो पीरियड सेबी ने डिसाइड किया होता है 5 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर्स या फिर 3 मंथ, जो भी प्रिस्क्राइब किया है सेबी ने उसे लॉक इन पीरियड बोलते हैं। इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड द प्रोमोटर्स कैन नॉट सेल देयर शेयर्स। टुडे वी डिस्कस्ड द प्रोसीड्यूर ऑफ अ शेयर अलॉटमेंट and legal restrictions and provisions on share allotment. In a next lecture, we discussed further topics of this lesson. Thank you. Goodbye.